आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम और आज प्रोग्राम में सिर्फ हमारे साथ सईद काजी साहब हैं। समीर साहब इस वक्त सफ़र में हैं, वो अपने किसी काम से अमेरिका गए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मंडे से अमेरिका से ही हमारे साथ लाइव होंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। कैसे आप फिक्र ना करें, आपका उनके साथ मनाजरा रहेगा, ऐसी बहस आपकी उनके साथ जारी रहेगी। नहीं वो तो है, वो कहते हैं ना कि दुश्मन गए तो कश्मकश दोस्ती गई, दुश्मन गए कि दोस्त हमारे चले गए। खुदा ना खास्ता वो दुश्मन नहीं है, मगर एक नजरी जो उनके साथ रहता था ये चलता रहेगा और वो अभी अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से लेके जाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने बेटे के खिलाफ मुकदमे की समाअत से अलहदा हो गए। इस केस के मरकजी किरदार मलिक रियाज तो मुल्क से बाहर हैं, जबकि अरसलान इफ्तिखार कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सबूत भी तैयार किए जा चुके हैं कि अरसलान इफ्तिखार ने मलिक रियाज से करोड़ों रुपए लिए थे, लेकिन अब भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समाअत करने वाले बेंच में बैठना चाहिए। आखिर अब ये मामला जाएगा कहाँ? क्या ये इदारे को बदनाम करने की एक साजिश है? और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सबूत पेश भी कर दिए जाएं तो क्या सजा का जो कड़वा घूंट है ये सिर्फ अरसलान इफ्तिखार को ही पीना पड़ेगा या पैसे देने वाले को भी अपने हिस्से की सजा दी जाएगी? साथ ही हम बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें कल 7 नौमौलूद बच्चे जिन्हें दुनिया में आए हुए चंद घंटे या चंद दिन ही हुए थे कि वो इस दुनिया से रूठ गए। कल सर्विसेज अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने से इन 7 बच्चों की हलाकत के साथ 18 बच्चे जख्मी भी हुए। ये आग तो बुझा ली गई है, लेकिन इस गम की आग का क्या किया जाए जिसने माओ के दिलों के साथ साथ उनकी गोद को भी राज कर दिया है? ये आग कैसे लगी और क्या जिम्मेदारों को कभी सजा मिल सकेगी? वज़ीर आला साहब की तमाम यकीन दहानियाँ ना तो इन बच्चों को कभी वापस ला सकती हैं और ना ही गम से निढाल वालिदैन को तसल्ली दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तक गफलत के मुर्तकिब जितने भी अफराद हुए हैं उनको सजा मिलते शायद ही किसी ने देखा हो। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अमेरिका की एक नई तशवीश की, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस्लामाबाद को ये बारावर कराया जा रहा है कि अब वाशिंगटन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में नेटवर्क फाज पर हमले करता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अमेरिका से ये पूछना चाहती है कि क्या इसे सिर्फ अपना ही सब्र नजर आता है? हमारे सब्र का क्या हुआ जो मतवातर ड्रोन हमलों से लबरेज हो चुका है? नेटवर्क फाज ने हमारे 26 जवानों को शहीद किया, आखिर इसका हिसाब कौन देगा? आखिर बार बार पाकिस्तान को इमदाद बंद करने की धमकियां क्यों दी जाती हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आखिरकार अमेरिका को देने होंगे। इस पर बात करेंगे। साथ ही आज का सवाल हम आपसे शेयर कर लें। सवाल हमारा ये है कि क्या दोहरी शहरियत के जो हामिल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं हमारे सियासतदानों की तरह, क्या आप समझते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर अपनी राय का इजहार कीजिए, ईमेल कीजिए, हमें SMS कीजिए या लाइव कॉल्स करके अपनी राय का इजहार कीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और काजी साहब के पास आज के दिन की क्या खबरें हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। काजी साहब से आज की ताज़ा खबरें ले लेते हैं। जी काजी साहब, क्या खबरें आज की? शाजिया, एक तो जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर हैं वो आई हुई थी, और जैसे हम पिछले 3 दिन से मुसलसल ये खबर दे रहे हैं कि कैसे एक प्रेशर वेस्ट की अपनी तरफ से आ रहा है ड्रोन हमलों के ज़िमन में। उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है और पाकिस्तान को अप्रोच करना चाहिए यूनाइटेड नेशन या अक़वाम मुत्तहिदा को, इसकी तफ्तीश की जाए। तो इस पर, और लेकिन मैं इसको साथ जोड़ देता हूँ। पेनेटा साहब कह रहे हैं जी कि हमारी सब्र का पैमाना हमारा लबरेज। भाई आप हमें मार रहे हैं, यहाँ पे आप हमले कर रहे हैं, हम जो हैं वो रिसीविंग एंड पे बैठे हुए हैं, पैमाना आपका सब्र का कैसे लबरेज हो गया? अब आप कहते हैं हम हक्कानी। तो मेरे ख्याल में ये स्टैंस जो लिया है हमने असूली, उसे लेना चाहिए और जो एक इंटरनेशनल ओपिनियन है उसको भी मोबिलाइज करना चाहिए। इस पर बात करेंगे। एक और बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प खबर वो ये कि पंजाब असम्बली में मुश्तरका रेजोल्यूशन आया है जिसमें ये कहा गया है कि डुअल नेशनैलिटी जो है ब्यूरोक्रेट्स की, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो, और फिर मतलब है वो एक परमानेंट एक ब्यूरोक्रेसी या हुक्मरान है, तो उनको पहले तो उनसे ये एफिडेविट लिया जाए कि क्या वो पाकिस्तान के ही शहरी हैं और या इसके अलावा भी हैं, अगर हैं तो उनकी वो जो नौकरियां या तो ख़त्म की जाएं। और इस पर जो इंटरेस्टिंग बात है कि अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने मिल के ये दिया है। हमारा अवैध शायद साहब एक MPA हैं, उन्होंने दिया, शुजा खानजादा, ये उनकी तरफ से पेश किया गया और अडॉप्ट कर लिया गया। कल यूँ तो बहुत शोर था CJ साहब के बेटे की जो केस की हेयरिंग थी, मगर एफेड्रिन केस की भी हेयरिंग थी जिसमें नैब ने क्वाइट इंटरेस्टिंगली माजरत कर ली कि वो
नहीं कर सकते इसकी तफ्तीश, और क्योंकि फुल स्विंग पे जा रही है तफ्तीश जो ANF कर रही है, जो एंटी नारकोटिक्स जो हमारी एजेंसी है, तो इस पे भी। और फिर सीजे साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि इसे जल्दी जो है इस तफ्तीश को ख़त्म किया जाए। और फिर शादिया वही बात, कराची में बहुत खौफनाक वायलेंस कल हुई, इससे हम बात भी करेंगे। कराची में किसी से इवन दस्ती बम फेंक दिया उन्होंने, और ये भी जो है भत्ता ना मिलने की पादाश में फेंक दिया गया। 2 आज रात को फिर वहाँ किलिंग्स हुई, एक ताजर कल मारा गया। तो कराची की किलिंग यूँ लगता है कि रूटीन मैटर बन गया है। इस पर बात करते हैं, वहाँ हालात किस समत में जा रहे हैं। और फिर शुजाआबाद में एक और स्टोरी, एक लड़के ने जो शादी की तो उनके भाई ने उनको कत्ल कर दिया, इस पे बात करेंगे शादिया। और पोलियो का बड़ा जिक्र था, और पोलियो केसेस जो हैं वो फिर से आ रहे हैं राजनपुर में और खैबर पख्तूनख्वा में। और कल हमने जिक्र किया था खसरा फूट पड़ा है। तो जो पब्लिक एक सेफ्टी है उसके बारे में जो हुकूमत का रवैया है वो इन खबरों से हमें पता चलता रहता है। और फिर आखिर में बात करेंगे कि जो एक स्कैंडल बैरनस वारसी के खिलाफ चल रहा है, उसमें कुछ हमारे नाम भी आए हैं। और जो एक डेली टेलीग्राफ में खबर ये आई है कि जो उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं शरीफ बरादरान के साथ, वो जो आबद हुसैन है जिनकी वजह से वो आज तकलीफ में इस मुसीबत में है, वो उन मीटिंग्स में भी देखे गए हैं। अच्छा। तो ये मैं सोच रहा था कि ये जो कारोबार का मामला है ये सियासत में वहाँ यूरोप में भी दर आया है, सिर्फ यही नहीं कारोबारी हजरात का प्रिविलेज सियासत करना वहाँ भी हो गया। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार केस की समाअत तो 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन जब जो मामला है वो सबूतों तक आज पहुंचा और मलिक रियाज कहते हैं कि वो सबूतों से मुतमईन है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान, कल की जो समाअत हुई सबने देखा, चीफ जस्टिस बेंच से अलहदा भी हो गए, क्या उन्होंने रिमार्क्स, ये बात सबूतों तक अब आ गई है, किस नौयत के ये सबूत होंगे, क्या किस तरह ये केस पर असरअंदाज हो सकते हैं, और मलिक रियाज के पाकिस्तान वापस आने की क्या खबरें हैं? जी शादिया, आपने सही कहा। ये बुनियादी तौर पर ये मुकदमे के 2 अहम फरीक हैं। एक पैसा देने वाली पार्टी है जो मलिक रियाज हैं, और दूसरे पैसा लेने वाले जो चीफ जस्टिस के बेटे डॉक्टर अरसलान हैं। अब अभी तक इन दोनों के बयानात जो थे वो तो मंजर आम पर आए ही नहीं, मतलब मीडिया पर आते रहे हैं, लेकिन अदालत में अभी तक इनकी जानिब से बयान नहीं आया। अब इससे पहले जो आज से दूसरे दिन यानी 2 दिन जो इब्तदाई समाअत हुई है इस केस की, उसमें जो मीडिया के नुमाइंदे थे उनको बुलाकर उनसे मांगे गए थे सबूत कि आप बताइए कि आपने जो टीवी चैनल्स पर इस हवाले से प्रोग्राम किए वो क्या मवाद था, क्या सबूत थे। तो गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा कि कामरान खान की स्टेटमेंट जो है वो अदालत में जमा हुई, और उसमें उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मलिक रियाज के हवाले से कि जी मलिक रियाज से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर अरसलान जो है। अच्छा कामरान, ये केस ऐसा है कि इसमें इल्जाम लगाने वाले को भी सजा हो सकती है, जाहिर है रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही जुर्म है। जी शादिया, ये पहलू भी यकीनी तौर पर सामने आएगा, और इस वक्त ये जो मलिक रियाज के जो उनके गोशवारे इनकम टैक्स के तलब किए गए हैं, वेल्थ टैक्स के गोशवारे जो तलब किए गए हैं, उनके असास से मांगे गए हैं तफसील, तो ये यकीनी तौर पर उसी सिलसिले की कड़ी है जिसकी तरफ आप बात कर रही हैं कि देने वाला और लेने वाला दोनों जो है वो उनको काबिल। कामरान, एक बड़ी दिलचस्प और डेवलपमेंट है, मैं कल रात से देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो भी हमायदीन टीवी पे आ रहे हैं, एक रिकंसिलिएटरी सी टोन हो गई है। कल जो नदीम अफसल चंद मैं देख रहा था वो कह रहे हैं जी केस रहने दें, 2013 में करेंगे। और अभी मुझे एक खबर भी मिली है अभी उड़ती उड़ती कि जी अब कोई रिकंसिलिएशन की बातों के लिए लोग मुतारक हो गए हैं, और सिर्फ शहमात देनी थी, और उसके बाद अब चूंकि ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो अब जो ये खेल खेला है जिसने भी, अब वो इस खेल को यहीं रोक देना चाहते हैं या कवर अप करना चाहते हैं। इस बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं? काजी साहब, आपकी बिल्कुल सही असेसमेंट है, और मैं अगर ये कहूँ कि ये कल का दिन जो है वो इस हवाले से इसलिए अहम है कि ये मलिक रियाज के वकील को और डॉक्टर अरसलान, इन दोनों को ये कहा गया है कि ये जो सबूत अभी तक अदालत में आ गए हैं इस पर अपना तहरीरी जवाब जो है वो कल लाजमन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमा करा दें। तो जब ये कल इन दोनों के जवाब आ जाएंगे तो उससे बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये मामला किस हद तक आगे जाना है, क्या वो मानते हैं या नहीं मानते। देखिए, ये इसको अरसलान ने मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसको माना है कि हाँ उन्होंने फॉरेन टूर्स किए हैं, वहां पर वो रहे हैं, और इल्जाम तो ये भी है कि 1000 पाउंड योमिया से ज्यादा किराया था। टूर्स की बात कर रहे हैं, मलिक रियाज के दामाद का भी नाम आ रहा है कि उनके थ्रू क्रेडिट कार्ड्स यूज किए गए, उनके पास सारी स्लिप्स हैं, क्या उनको भी बुलाया जा सकता है? उनका क्या रोल है बीच में?
मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो कल इन दोनों के बयानात आ जाएंगे तो उसमें फिर पता चलेगा कि वो किस किस को अगर वो इल्जाम देते हैं किसी तीसरे फरीक को तो वो फिर बताएंगे कि हाँ मेरा उससे राब्ता था, मेरा उनके दामाद से राब्ता था। तो ये यकीनी तौर पे, और मैं एक बात शाजिया क्लियर कर दूं, काजी साहब सही कह रहे हैं कि शायद जो इस कॉन्स्पिरेसी को हैज करने वाला था वो ये उसने अपना उसके यकीनी तौर पर उसके पास सबूत भी हैं, क्योंकि जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है क्या उसने सबूत नहीं बनाए होंगे? यकीनी तौर पर उसके पास सबूत भी होंगे, लेकिन सबूत पेश करने हैं या नहीं, या वो अपने पत्ते अभी छुपा कर रखने हैं, ये फैसला जो है ये कोई उसका। अच्छा, एक और बात बड़ी है, देखें मुझे कामरान साहब ये भी लोग जानना चाह रहे हैं, जाहिर है किसी का वालिद होना या किसी का बेटा होना तो कोई जुर्म नहीं है, और अगर कोई आकिल बालिग जुर्म करता है तो उसके वालिद जो है, ये जो कोई लिंक एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ अभी तक, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि अगर उन्होंने कुछ किया भी है उनके जो बेटे हैं तो उसका कोई लिंक सीजेपी साहब या चीफ जस्टिस साहब के साथ तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, जैसे उन्होंने खुद हल्फन भी कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज बल्कि आज की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मलक रियाज का बयान जो है वो मीडिया पे आया हुआ है, मुख्तलिफ जगह छपा है, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही उनका इस केस से कोई ताल्लुक है। और मैं आपको बता दूं काजी साहब कि गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर जोर दिया अदालत पे कि आप इसको आम केस के तौर पर दो जो पैसे लेने वाले और देने वाले हैं उन तक महदूद रखें, इसको चीफ जस्टिस पर या इंस्टीट्यूशन पर या अदलिया पर कोई साजिश या हमला उस तौर पर इस केस की समाअत न की जाए। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। काजी साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई खेल खेला जा रहा है कि देखिए मैं अभी आ ही रहा था तो मुझे कुछ बाहर से भी जो लोग करते हैं बात करते हैं, तो इसमें ये हो रहा था कि जी अब कुछ लोग शायद मुतहरक कर दिए गए हैं। अब ये सीना गजट है, ये चैमगोइयाँ भी चल रही हैं कि जी इसको यही, और मुझे ये इतने से खेल का फिर मकसद क्या था? क्या इदारे को बदनाम करना था? 2013 तक इसको मजीद लटकाने का क्या मकसद हो सकता है? इसका एक तो एफेड्रीन का केस अभी मौजूद है, ठीक है, उसमें 13 जुलाई या 14 जुलाई को इंटरनेशनल जो है वो लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद और डुअल नेशनलिटी का केस है, वो भी अभी चल रहा है, और इस हवाले से मुझे ऐसे नाम दिए गए हैं आज टेलीफोन पे कि मैंने उनसे कहा कि भाई आप हम ये बात मंडे को करेंगे, मगर वी नीड सम क्रेडिबल प्रूफ्स, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम इस हवाले से भी आ रहे हैं, तो इस पे हम बात करेंगे जो हमारी अगली स्टोरी है। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ, रात को मैंने देखा कि रिकंसिलिएटरी सी टोन मुझे नजर आई। अच्छा। और जो खास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है मेरे बड़े देरीना दोस्त भी हैं नदीम अफसल चंद साहब, कहते हैं यार जलने दें कोई बात नहीं, 2013 के बाद हम इस पे करेंगे, तो वो एक हद से आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को शायद लेकर वही तो भी जो देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं 2013 तक का मकसद। 2013 का मकसद ये है कि जब सीजेपी साहब नहीं होंगे, जब ये रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इस केस को, मतलब बात असल करने की ये है कि जी भाई देखें आप भी जरा आराम से रहें, हम भी जरा देखें, ये ना ये उसकी वजह क्या है? ये बड़ी वजह, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आप लेके जाते हैं तो जो बातें अब मीडिया में कल शाम से हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी वो उधर गाड़ियां भी दी, फलां भी पे रोल पे है, ये तो ये एक ऐसा एक्सपोजर बन जाएगा जिसमें सब सामने आ रहे हैं, सब सामने आ जाएंगे। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई वो जरा पीछे हट जाएं, जरा कॉर्नर हो जाएं और हमारी एग्जिस्टेंस हम खेलते रहें। तो ये कॉलर है हमारे साथ मौजम भावलपुर से। हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गया। चलिए 11 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, देखते हैं कौन से सबूत सामने आते हैं और जिसने पैसे दिए, जिसने पैसे लिए हैं, क्या कार्रवाई होती है इन पर। शाजिया ये हम हाइप मीडिया में दे देते हैं, फिर सारी बातें, मेमो आ गया था, याद आप कितना शोर मचा दिया हमने, मेमो आ गया, क़यामत आ गई, सजा हो गई, वज़ीर आज़म सब फारग हो गया, कानी साहब वहाँ बैठे अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, ये भी एक दिन ये फिजल आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो जिसे कहते हैं ना वॉशिंग योर डर्टी लिनन आउट इन द स्ट्रीट, कि आप अपने गंदे कपड़े चौक पे जो धो रहे हैं, तो उससे कम से कम मैं जैसे कल भी मैंने कहा था कि इसमें ये एज ऑफ एक्सपोजर्स है, ये चीज़ों के यानी सामने आने का एक अहद है जिसमें आपको ये लेकिन सामने आने के बाद कोई नतीजा भी तो निकलना चाहिए ना। देखिए कुछ चीज़ों के नतीजे ये होते हैं शाजिया के जो एक अमूमी शऊर है लोगों का, उस पर असर पड़ता है, वो देखते हैं, वो पहचानते हैं, उनके तस्वुरात टूटते हैं, वो अपने आइडियल्स जो बना के वो जो आइडियल्स उन्होंने सामने रखे हुए, तो ये एक तारीख और तहजीब इसी तरह आगे आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अफसोसनाक वाक़या कल लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में जो बच्चों की नर्सरी थी, छोटे बच्चे, नौमौलूद बच्चे, चंद घंटे आए हुए दुनिया में हुए। अच्छा, आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकती है,
अफसोसनाक बात ये थी कि वालिदैन रो रो कर कह रहे थे जब ये वाकया पेश आया, जब ये आग लगी ना डॉक्टर वहाँ पर कोई था, सब भाग गए अपनी जानें बचाने के लिए, नर्सेज वहाँ पर भाग गई। तो ये सारा एटीट्यूड, क्या हमारे डॉक्टर्स का, हमारी नर्सेज का ये फ़र्ज़ है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाता है, बचाए आप उनकी जान बचाने के, आप अपनी जानें बचाना शुरू हो जाए। अब शाजिया बात यह है कि 3 दिन से एक हिजान बरपा है जी, किसने पैसे दिए, किसने खा लिए, एक सारा एक डर्टी मंजर जो है ये पेंट कर, ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खबर कल की ये है। 7 फूल जैसे बच्चे जल गए, और क्यों जल गए, कैसे जल गए, बेसिकली ये हमें ये बताती है बात कि हम जो पब्लिक सेफ्टी है, हाँ। जो हुकूमत का असल मनसब है, से आप कितने पैसे दे रहे हैं भाई अब अस्पतालों को से, ये दूसरी आग है जो बाय द वे जो लगी। चलें इस बात को छोड़ दें, पीएससी में जो उससे पहले हुआ था वो केसेस किधर गए, 100 आदमी मर गया था। चलें ये देखें, उसके बाद हमने पिम्स की यहाँ खबर दी कि पिम्स में 2 हमला औरतें 2 बच्चों के साथ एक जाली दवाई खा के, और उनका जो पिम्स के जो हेड कर रहे थे, मैं अभी नाम उनका याद आ जाएगा, उन्होंने कहा जनाब कि दवाइयाँ ठीक नहीं थी, फिर इतनी डिलेड उसकी रिपोर्ट आई। अवाम के खिलाफ आपने कार्रवाई देखी कभी किसी के कोई कार्रवाई आपने सजा होते कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो था, ये जो वाकया पीएससी का था, हाँ। इसकी तो वो जो रिपोर्ट्स थी ना वही चोरी होगी, हाँ। वही गायब होगी। तो ये इस तरह से एक जो है ना ये हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, जहाँ पे ये खाओ पियो माल जहाँ पे है उस पे सारे एक है, लेकिन अगर कोई पिन पॉइंट हम करते हैं, मीडिया करते हैं, तो हम बातें शोर बचा के चले जाते हैं, ये किसी को। कॉलर है हमारे साथ मुल्तान से, इसहाक। हेलो, कॉलर ड्रॉप हो गए। अच्छा, एक और ख़बर हमने करनी है। वज़ीर आला के साहब कल पहुंचे, वो तो बता ही देंगे कि क्या तफ्तीश होगी, क्या किसको कितनी सज़ा मिलेगी। अमेरिका ने जो एक नई तशवीश का इजहार किया है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है, ड्रोन हमले जो हैं वो उन पे वो हमारी बात सुनते नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से अगर कोई बात हो, हम एहतजाज करें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको अपनी तरफ से बहुत से एतराज़ात हैं। शाजिया, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी जंगल का कानून नाफिज है इंसानी समाज पे, और जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही मामला है। हाँ। और अब हमारे साथ जो हो रहा है वो हम 80 से लेके अब तक जितना हमने सफ़र किया, जितने हमारे ज़राए जो हैं वो ज़ाया हुए, हमारे पैसे ज़ाया हुए, जितने हमारे लोग मारे गए, जो हम तरक्की ना कर सके, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बुरा भला बनाया था उसको हमने बर्बाद कर दिया, और हम उन्हें खुश और राज़ी नहीं कर सके। ये जब भी गुस्से हैं हमारे मुल्क में आके, और यहाँ नहीं, जब वियतनाम में गए वहाँ क्या किया, इराक देखें क्या बना दिया आपने। इराक जो कि एक डिक्टेटर उसको उस पर हुकूमत कर रहा था एक ज़माने में, वो आज के हिसाब से जन्नत नज़ीर लगता है। अब आप देखें, उसके फिगर्स देख लें। अब इराक पे मैंने CNN पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि लोग घरों में बैठे हैं, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये दे हैव लर्न्ड देयर लेसन इन दिस डेमोक्रेसी। समीर साहब तो आज नहीं है, परसों पे इससे बात करेंगे। तो बात ये है कि ये जो हमारे जो आज हमने स्टैंस ले रखा है, और जो हिना रबानी खर साहिबा बड़ी यंग माशाल्लाह हमारी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हमें मैं देख रहा हूँ कि इतनी हमें बयानात से आगे नहीं जा रहे हम ड्रोन हमलों के हवाले से। पेनेटा का जो बयान आया इस पे, आज शहरी रहमान का बयान मैंने देखा है कि जी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, एक बड़ा ना अपोलोजेटिक्स उन्होंने बयान दी है। तो अगर आप हार्ड हिटिंग बात करेंगे तो कोई ऐसा क़यामत नहीं है, 180 मिलियन लोगों को कोई खा नहीं जाता 1 मिनट में। अगर आप एक कॉलर है लाहौर से हमारे साथ, नजमा। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मुझे ये बात करनी थी कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं ना, तो ये तो खैर वाकया हो जाता है तो तब हमें नज़र आता है, वरना तो ये टोटली खुद एक अजाब हैं। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं स्पेशली, क्योंकि प्राइवेट में तो पैसे लेते हैं तो खर्चते भी हैं, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आई एम सॉरी टू से, वो सिर्फ उंगली हिला के ना तू मोतल करने से कोई मामला हल नहीं होता है। अगर शहबाज शरीफ हर हॉस्पिटल में जाके कैंप लगाए, और लाहौर को ही ना सिर्फ समझे पाकिस्तान ना, तो इनको पता चले कि हॉस्पिटल, स्कूल जो बेसिक यूनिट्स हैं ना सेहत के और एजुकेशन में, वहाँ के है। नंबर 2, इनके जो मशीर हैं वो सारे जो हैं वही है। जब मशीर अच्छे नहीं है तो खुद एक बंदा उंगली हिला के क्या कर सकता है, जब सारों के हाथ गंदे हों, मुंह वो क्या कहते हैं आजकल, क्या मुहावरा है, सर कढ़ाई में और हाथ वो क्या जो रंगे में है, सारे खा पी के। अब वो बांधे जैसे एक्ट्रेस से नहीं होती, नंगे काम करके तो आखिरी उम्र में वो अम्माएं बन जाती हैं। ये सियासतदान भी सारी गंदे काम करके ना तो वोट लेने के लिए अब वो बन गए नेक पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम भी यही बात कर रहे हैं काजी साहब, वज़ीर आला साहब कल आए, बोला। देखिए जी, वज़ीर आला साहब को मैं एक कोई टारगेट तो इसलिए है कि वो वज़ीर आला है, ये पूरी रूलिंग क्लास जो है
ये अपने फरीज़े अदा नहीं कर रही। वो ठीक कहती हैं कि आप चलें, वो तो बाहर की बात कर रही हैं, अस्पतालों में जाके हाल तो देखें, सरकारी अस्पतालों में आप जाके हाल तो देखें। और उसके बाद ये है कि ये आए दिन ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस जो है वो तकरीर करने से तो नहीं आती, ना ही उंगली उठाने से आती है, जैसे हमारी ये व्यूअर फरमा रही थी, वहाँ पैसे लगाने से आती है, वहाँ फिर ये एफिशिएंसी से आती है कि जहाँ करना पड़ता है, वो आप नहीं कर रहे। और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी, ये किसी भी, ये जो अब चले हमने चर्चा तो की, आपकी खबर इग्नोर तो नहीं कर सकते आज जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो बातें हम देख रहे हैं, मगर ये प्रायोरिटीज हमारी देखें। ये 7 बच्चे जो मरे हैं, इस पता नहीं इस केस का क्या फैसला होना है, किसने क्या खाया, किसके पैसे थे, क्या वारदात थी। ये इतनी अहम बात है जितनी अहम ये बात है कि जो 7 फूल जैसे बच्चे जल गए कल। ठीक, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मजीद लाइव कॉल्स लेंगे, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद कॉलर है इस्लामाबाद से हमारे साथ अनवर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अनवर जी। शाजिया क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जैसे मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अरस्तू ने बरसों पहले कहा था कि जो अहमकों का ये हक है कि अक्लमंद उन पे हुकूमत करें। जो हमारे हम बेहसियत कौम अहमक हैं और ये देयर पीपल आर स्मार्ट, देयर रूलिंग अस। तो मतलब हमें क्या तवक्को करनी चाहिए जिस कौम में मतलब इतनी बेहसी हो, इतनी मतलब अपनी बेज़बाती हो कि हम अपने आप को आग लगा के खुश होते हों। हमारा एक बच्चा 15-16 साल का बच्चा जो अपने लोगों को मार के कह रहा हो कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, ये हमारा अपना बिजनेसमैन जो अपने दूध में जहर मिला के बेच रहा हो, वो कह रहा हो कि मैं शाम को अगले साल वो उम्रे पे जा रहा हो। हमारा एक बिजनेसमैन जो मतलब अपने अवाम को उसकी खाला दे रहा हो, हमारे अपने हुक्मरान जो सुबह शाम मतलब अपनी अवाम की खिदमत कर डोरा पीटते हों, और लेकिन उनके घरों की उनकी लाइफ स्टाइल देखें और उनका रहना सहना देखें तो हम चाहता है कि ये कोई और कौम है, हम कोई और कौम है। सही। तो मतलब इनके लिए आप लोग हमें जो अवाम को ये करना है कि हमें थोड़ा शऊर है यार, हमें कोई देखें हम कि हम वी हैव टू पिक एंड चूज। या आप अमेरिकन, हम अमेरिका को हर कोई गालियां देता रहता है यहाँ बैठा के, हर नमाज के बाद जुमे के बाद अल्लाह ये हुजूर सारा को बर्बाद करो, लेकिन उनको देखो उनका अगर हमने पिछले 7 बहुत शुक्रिया कैसे वाकई जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। ये बात ये है कि ये वो ठीक कहते हैं कि 2 कौमें आबाद होती हैं हर जगह। मैं तो नहीं कहता कि लोग आमक हैं, क्योंकि अगर आप तारीख में देखें, आप 1946 में जो मूवमेंट बड़ी उभरी थी यहाँ जिसे जाजियों की मूवमेंट कहा जाता था, अब हम निकलते हैं लीडरों की तलाश में, बिटरे हो जाते हैं। 68-69 में भी यहाँ पे निकले, उन्होंने कहा कि भाई हमारी तकदीर बदलो, फिर उनके साथ धोखे हो जाते हैं। लेकिन ये वो बात सही कहते हैं कि ये लोग जिन्हें ये लोग स्मार्ट कह रहे हैं ना, जब आप आगे बढ़ने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार कर लें और आप इखलाक ज़मीर और हर चीज़ को बालाए ताक साइड रखते हैं, तो मेरा ख्याल है यू आर मे बी कुछ लोग उसे स्मार्ट कह सकें, मगर हम ये समझते स्मार्ट होना नहीं है बल्कि इखलाक बाख्तरी है, लोगों को मेरे ख्याल में बेवकूफ कहना है। मगर आम लोग मुझे तो लगता है कि बड़े नेक, बड़े हैं, अच्छे। वो मैं ये कभी थेरी पे कभी और लोगों में अगर शऊर नहीं है जितना हालात ने उन्हें मेरे ख्याल में बड़ा शऊर, में आप शऊर आ जाएगा, अगर नहीं भी है तो उन्हें बड़ा शऊर है। जो आदमी जिंदगी तकलीफ में गुजार रहा हो ना, उसका शऊर बहुत बड़ा होता है। सही। कराची की कुछ बात कर लेते हैं। कल कराची में मुत्तहिदा और ANP के कारकुन कत्ल हुए, दुकान पर दस्ती बम से हमला किया गया और एक ताजिर को वहां पर हलाक किया गया। वजह क्या सामने आई कि दुकान पर भी इसीलिए दस्ती बम से हमला किया गया कि भत्ता नहीं दिया गया, ताजिर को भी इसीलिए उसको कत्ल किया गया कि उस पर उसकी दुकान पर भत्ते की जो थी वो पर्चियां दी जाती थी और वो नहीं दे सका और उसको हलाक कर दिया गया। क्या हालात हैं ये, किस तरफ हालात ये काजी साहब जा रहे हैं भत्ता ना देने पर? लियारी में जो ऑपरेशन किया था इन्हीं पर किया गया था ना, टारगेट किलिंग पर किया गया था, भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर किया गया। कहाँ गया वो ऑपरेशन, कहाँ गए वो भत्ता माफिया के ग्रुप्स? खत्म तो वो अभी तक हुए नहीं। देखें, कराची एक जिसे कहते हैं ना, एक फेस्टिंग वूंड बन गया, एक जख्म बन गया है, हमने बना दिया उसको। हाँ। और उसमें जो पॉलिटिकल विल भी कोई नहीं है उसको करने की। और बेसिकली जो कराची के बारे में अब एक राय रासिख और पुख्ता हो रही है आम लोगों में, वो ये कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या इंतज़ामी स्ट्रक्चर या ढांचे मौजूद हैं वो इंतहाई इनएडिक्वेट है
और जो लोग अपने आप को कराची के अवाम का लीडर कहते हैं और उनसे वोट लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो नाअहल का लफ्ज़ तो अब बिल्कुल ख़त्म कर देना। इसकी तो ये डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता उन लोगों की इनकॉम्पिटेंस और उन लोगों की क्रूअल्टी। बल्कि अब जो है शकूक व शुबात यकीन और तो यकुन की हदों में चले गए हैं कि जनाब कहीं यही तो नहीं है जो करने वाले हैं कि जिनके पास बंदूक है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास लोगों का मैंडेट है कि यार इन बत्ताखोरों से हमें बचाओ। तो लियारी ऑपरेशन की नाकामी और शिकस्त ही कह सकते हैं ना इसको। फिर जाहिर लियारी की तो शिकस्त उस दिन उन्होंने मान ली थी जिस दिन अंदर ही नहीं जा सके थे कि जनाब हम ये इसको, जब उन्होंने वक्त से पहले इसको रोक दिया, उसके बाद पहले कहा जी आए और वो हथियार डाल दें और हमारे साथ कर लें। लियारी का मामला वैसे बड़ा पेचीदा है, इतना सादा नहीं है। लियारी के अवाम के साथ बहुत बड़ी बिट्रेल की है पीपल्स पार्टी की हालिया लीडरशिप ने। ये वो लोग हैं, अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस पार्टी के लिए। यहाँ से एक लोग कहते हैं कि शायद लियारी नहीं, यहाँ से सदर अयूब को मजबूर कर दिया था कि वो अपना इस्लामाबाद में ले जाएं अपना ये जो दारुल खिलाफा है। अब वहाँ पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सके, माफियोजी और माफिया के हाथों में आपने हर चीज़ दे दी कराची की, और अब जो है वहाँ अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है कि आप उससे नहीं निकल सकते। और मेरे ख्याल में बिलाल हमारे साथ जी कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे। बिलाल, कल से हम देख रहे हैं कराची के हालात फिर से एक दफ़ा कशीदा नज़र आ रहे हैं। ताजिर हड़ताल पर चले गए हैं, दुकानों पर दस्ती बमों से हमले किए जा रहे हैं। क्या ये सारी कहानी भत्ते की है? भत्ता न देने पर इस तरह के वाक़यात अब सामने आ रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है लोगों को? शायद ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ये हमले किए जाते हैं। रवां जो हफ्ते है वो दस्ती बम हमले ज्यादा इजाफा हो चला जा रहा है। पहले तो टारगेट किलिंग थी, लेकिन अब जो दस्ती बम हमले हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए दस्ती बम हमलों की तो मुख्तलिफ अतराफ से ये हमले किए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे किए जाते हैं, दुकानों पर। अब तो पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। लेकिन बिलाल सवाल ये कि मैसेज क्या है दस्ती बमों पर से हमला करने का? दुकानों पर मैसेज किस? ताजिरों का ये कहना है कि दस्ती बम हमले जो किए जाते हैं उस पर शदीद हमसे भत्ता मांगा जाता है। कई अफराद भत्ते मांगते हैं जिस पर अगर हम ना या पर्चियां आती हैं तो अगर हम ना प्रोवाइड उनको भत्ता किया जाए तो हम पर हमले किए जाते हैं, दस्ती बमों से हमले किए जाते हैं। और हमले हो जाते हैं उसके बाद वही पुलिस मौके पर पहुंचती है और घेराव करती है, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी आता है, लेकिन दावे ही किए जाते हैं, कोई अमली होता नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नज़ीर आपका। तो कब तक कराची के अवाम इस तरह तड़पते रहेंगे, इन हालात से गुजरते रहेंगे? शाजिया, मैं जब ये बात करता हूँ ना कि जब तक लोग जो है वो सियासी तौर पर जब मुतहरक होने लगते हैं, जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी 18 अक्टूबर 2007 को, तो वो खुद उनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए थे कि जो लोग बाहर आए थे उनको देखने के लिए वो उनकी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा थे। और अब मैं आपको बात बताऊँ, ये मैं फैक्ट बार बार कहता हूँ कि जिस लम्हे उन्होंने ज़मीन पर पाँव रखा कराची के, तो कराची जितना एथनिसिटी और जितनी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बनाई गई थी जाली, ये महाजर मकामी की या सिंधी की या ये पख्तून की, वो सारी एवेपोरेट कर गई थी। और सबसे अहम बात यह है कि जब आपको याद होगा वो धमाके हुए थे तो वो जो 200 जूतियाँ थीं उन मर जाने वालों की, उनमें से एक भी बंद जूती नहीं थी। वो एक हवाई चप्पल जिसे आप कहते हैं वो लोग थे। तो ये लोग देखते, ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं है टारगेट किलर कौन है, भत्ता लेने वाले कौन हैं, भाई अगर आपके जो वहाँ के वजीर दाखिला हैं, आजकल सुना है छुट्टी पे हैं या कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, वसांत साहब या आपके रहमान मलिक साहब हैं वो हैं, अगर उनको नहीं पता तो भाई जाके वही कारोबार करें जो असल आपके हैं। आप ये कारोबार हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि आपका ये काम है कि आप पता करें कि ये बत्ताखोर कौन है, ये दस्ती बम किसने फेंका है। यू आर बीइंग पेड बाय दिस नेशन, ये कौम आपको दे रही है, इतने पक्ष दे रही है। अगर आपको नहीं पता तो हजूर वो कारोबार करें जो आपके असल है। गुजरात से कॉलर है मुबशिर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैंने आपसे यही बात करनी थी कि हम लोगों में ना एहसास खत्म हो चुका है किसी भी बात का। अब आप देख लेना जी जो कुछ लाहौर में हुआ है, अब उनके जिम्मेदार कौन है? बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन अमल हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। हम छुट्टियाँ और जो अमारात हैं सारा कुछ वो तो यूके और यूरोप के लेते हैं, लेकिन वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल देखें, वहाँ पे हर जो बंदा है वो ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल उसमें करवाना चाहता है जो गवर्नमेंट का है। और हमारे आप हॉस्पिटल देख लें और हमारे ये जो इस तरह के जो मिनिस्टर या इस तरह के जो बड़ी फैमिलियों के लोग हैं या ऑफिशियल जो हैं वो उनको छींक भी आए तो वो यूके चले जाते हैं। मंजूर वसान साहब को देख लें, वो अमेरिका चले गए थे कि उनके जोड़ों में दर्द है, और यहाँ पे लाहौर में देख लें क्या हो गया। उनमें से कोई भी बच्चा कल को बड़ा होकर कुछ भी इंजीनियर बन सकता था, कोई टेक्नीशियन बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन उसके लिए क्या होगा? सिर्फ बातें होंगी, सियासत होगी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। एहसास की जरूरत है प्लस मुस्बत सोच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हम अभी बात कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि वसान साहब को जोड़ों का दर्द है और वो चले गए हैं। इस मुल्क को इन लोगों की वजह से जोड़ों का दर्द है और इनके जोड़ों के दर्द के लिए हम ये करते हैं। बात उन्होंने बड़ी अच्छी की। देखें, अगर हुक्मरान भी वहीं से इलाज करवाए
जहाँ से आम आदमी करवाते हैं, तो फिर आपके अस्पताल की वो सूरत हाल ना हो। इनके जो प्रिविलेजेस हैं यार, ये तो यहाँ से टिकट लेके वहाँ चले जाते हैं, पैसे इनके रियासत दे रही होती है, सरकार इनके, याद है आपको हमने बात की थी बिजली की, भाई इनको क्या लगे जो बिल ही नहीं देते कि ये 2 रुपए का यूनिट है, 15 रुपए का, किसी को बुला के पूछ लें, किसी को भेजते हैं, किसी कैमरे पे MNA साहब से किसी पूछते हैं या वजीर साहब से खासतौर पर, हजूर ये यूनिट कितने का है, ये बिजली का यूनिट कितने का दिया हो तो उन्हें पता हो। ये है कि ये जब ये इनकी दुनिया अलग, इन बेचारों की दुनिया अलग, तो इनके बच्चे जलते रहेंगे। एक और कॉलर है मकसूद शेखुपुरा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी 2 महीने हो गए, 2 महीने से बात कर रहा हूँ, छोटा सा मेरा मसला था इधर। जी बात कीजिए। मेरे बात ये है कि यहाँ पे लड़कों का स्कूल बन रहा है 5 करोड़ की लागत से। अच्छा, तो ना तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड काम कर रही है, ना कोई क्वालिफाइड अमला रखा हुआ है, इंजीनियर वगैरह है, काम सा ठेकेदार है वो काम कर रहा है। किस जगह पे बन रहा है ये? शेखुपुरा में किस जगह पर? ये माना वाला है कि शेखुपुरा हल्का नंबर 168। अच्छा, तो काम रुका हुआ है? जी, काम रुका हुआ है? काम मैडम हो रहा है, काम तो नहीं रुका, काम तो वो जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि ना कोई पूछने वाला ना कोई देखने वाला है, वो तो कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जल्दी में काम कर रहे हैं। बहुत ये मेरे ख्याल में ये कहना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन तो हम अपने किसी नुमाइंदे से रिक्वेस्ट करेंगे कल कि ये इस पे जो है वो स्टोरी करें। अच्छा, मुझे याद आ गया कि 2 दफा इनसे हाँ जी पहले भी इनसे बात हो चुकी है। अच्छा, पंजाब असेंबली जो मुश्तरका एक रेजोल्यूशन शादी ये बड़ा अच्छा हुआ। अजीब बात है कि वो कहते हैं ना ग्रेट पीपल थिंक अलाइक एंड फूल्स नेवर डिफर वाली बात। मैं 2 दिन पहले यही बात सोच रहा था, तो पंजाब असेंबली में जो हमारा अवैस शाहिद साहब बने और खानजादा एक हैं वहाँ पे MP इधर से, उन्होंने खानजादा साहब ने ये रेजोल्यूशन भेजा, और ये बड़ा अच्छी बात कि बात ये है कि यहाँ पे तो हम डिफेंड भी कुछ लोग करते हैं जी, क्या हुआ अमेरिका, अच्छा अमेरिका में हम डिफेंड करते हैं, अमेरिका की मिसालें देते हैं, और भाई अमेरिका की वो अच्छी मिसालें भी दे दो कि अमेरिका में जो वहाँ पे इलाज है, जो वहाँ पे या यूरोप है, अमेरिका में तो खैर जो उसकी तकरीबन 34 नंबर बनता है दुनिया में उसकी रेटिंग का, लेकिन उनकी अच्छी मिसालें नहीं देते हम। या ये मुल्क क्या हमने इसलिए बनाया कि यहाँ आप मार धाड़ करें, उसके बाद इसके कानून से बचने के लिए पूरी दुनिया में एक निज़ाम रहा है जिसे प्राइवेट बैंकिंग कहते हैं, जिसके मास्टर थे जनाब शौकत अजीज साहब, जो जहाँ से वो वापस ही नहीं मुड़ के आए। जरा शौकत अजीज साहब की मिसाल देखें, 101 उन पे इल्ज़ाम था, और ख़ास तौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम था, स्टॉक एक्सचेंज में वो वारदात का इल्ज़ाम था, और 21 बिलियन डॉलर की ये वो बेच के गए थे जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाजियाब करवाया। ये जो आपकी स्टील मिल थी वो वापस ही नहीं आए, और मैंने ये खबर सुनी थी कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़ाती गाड़ी में, उस वक्त मुशर्रफ साहब पावर में थे जब वो गए, तो वो उन्हें जहाज़ तक लेके गई थी, और वो अब चले गए हैं, और वो अब कभी नहीं आएंगे। इसी तरीके से ये एक माइंड सेट बना हुआ। और मुझे आज एक कनाडा से फ़ोन आया एक साहब का जो बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक पूरी लिस्ट देता हूँ, और जिसमें सेनेट के अहम ओहदेदारान जो हैं, मैंने कहा अभी आप मुझे ना सबूत के साथ बात करें, हम इसको प्रोग्राम में भी चलाएंगे। बात असूल की यह है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आइन बनाने वालों ने ये बात रखी, तो उसकी कोई वजह तो होगी। अच्छा भाई, आपको पसंद है या नहीं है, कहीं मुमकिन है मुझे कोई कानून पसंद ना हो, मगर वो कानून है, आई हैव टू अबाइड बाय दैट लॉ, अगर मैं सिटीजन हूँ इस मुल्क का। तो अब ये इनको भी फारग किया जाए, और इसीलिए फिर हमें ये शक करने का एक मौका मिल जाता है कि और कि जनाब CJP साहब जो हैं, ये चीफ जस्टिस जो हैं, उनको कार्नर करने के लिए ये कहानी सारी की जा रही है कि भाई ये काम ना करें, इधर से माल बनाए, किसको नहीं पता कौन क्या क्या माल यहाँ पे बना रहा है। यहाँ क्या हुकूमत करने का मतलब ये है कि यहाँ के वसाइल लूटे जाएं, उसके बाद एक टिकट दिखाएं, वहाँ जाके पासपोर्ट ग्रीन नीला पीला चिट्टा दिखा के आप उधर निकल जाएं, बाद में हम लकीर पीटते रह जाते हैं कि जी अब हम किसको कहें जी, वो क्या उनकी जो है लॉ एनफोर्समेंट उनकी वो उनको हम रेड वारंट इशू हो गया। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब है मिसाल के तौर पर, ही इज़ वांटेड हेयर हैं, वो भी वहाँ जाके बैठ गए। तो ये इस इशू खत्म होना चाहिए। जिन लोगों को पता हो कि हमारे बच्चों ने यहीं रहना है, हमने यहीं रहना है, तो फिर हम इस मुल्क के साथ वो वारदात नहीं करेंगे जो 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 वो लोग करते हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था, इनके अकाउंट्स बाहर, ये पैसे बाहर ले जाते हैं। आपके मेन जो कारोबार, चंद एक लोग हैं ऐसे जिन्होंने पैसे अपने यहाँ पे रखे हुए हैं, और ज्यादातर जो कारोबार, जो बिजनेस, जो पॉलिटिक्स में लोग, उनके ज्यादातर असासे बाहर हैं। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ पेरिस से आरिफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, मैं समी साहब से बात करना चाहता हूँ। समी साहब नहीं है आज, समी साहब अपने काम से अमेरिका गए हैं, लेकिन वो मंडे से इंशाल्लाह वो वहीं से हमारे साथ आएंगे। काजी साहब से बात कर लेता हूँ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के जो हालात है ना,
आप देखें कि जब मैं यहाँ फ्रांस आया था ना, तो जब मैं 25 यूरो की जब कमाता था ना, तो मेरे घर वालों को थोड़े से पैसे भेजता था। जब मेरे मालिक ने, फ्रेंच ने मुझे अपना कारोबार सब दे दिया, तो मैं बहुत ज्यादा पैसे घर भेजने लगा। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि बेटा तुम क्या करने लग गए हो कि इतने पैसे भेजने शुरू कर दिए। देखें, जब बेटा 50 लाख की घड़ी पहनेगा ना, तो बाप का काम होता है कि बेटा ये तुमने कहाँ से ली 50 लाख की घड़ी। अगर तुम्हारे पास मर्सिडीज 500 CL अगर आपके पास होती है ना, तो बाप पूछता है कि बेटा ये मर्सिडीज कहाँ से ली है। देखे, धुआं उठता है ना, तो कुछ ना कुछ तो होता है। देखें, जब आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अन करीब एक ऐसा स्कैंडल आने वाला है जो राव आरिफ नदीम ही इशू करेगा, जो पाकिस्तान को एक दफा हिला देगा। एक और औरत जो है वो मकाम पे आएगी और अपना हक मांगेगी इस चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब से ही अपना जो है ना इंसाफ मांगेगी कि चीफ साहब मुझे भी इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। मैं ख्याल में इनकी बात हुई अरसलान इफ्तिखार केस के उसी हवाले से वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल वालिदैन को पूछना पता होना चाहिए। और ये देखें, बात कुछ भी सामने नहीं आई। अगर कोई लिंक ये एस्टेब्लिश कर सकता है तो फिर हम तो सीजी साहब पे उंगली भी उठा देंगे। अभी बात तो ये चल रही है ना कि उन्होंने इतने दौरे किए, कैसे किए, बात करें वो सामने आएगा, उसको भी देख लेंगे। हजूर, हमारा तो काम ही शायद ये रह गया कि हम स्कैंडल रिपोर्ट करते रहे। ये इतनी स्कैंडलस किस्म की रूलिंग क्लास है कि स्कैंडल के अलावा कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करती, तो हम तो इसको करते रहेंगे। मगर हमारा मकसद, मैं एक बात इनका जवाब जरूर देना जी जी। मैंने कल भी ये बात की थी कि ना हम मुद्दई के साथ है ना मुद्दा अलह के साथ है। हमारा मनसब है इसको रिपोर्ट करना, न्यूट्रल रह के रिपोर्ट करना। जो बात सामने आएगी कल इस कानून में सारी चीज सामने आ जाएगी। अब हम उसकी, मगर मैं तो ये बात जो भी आप थोड़ी देर पहले की थी कि जी पीपल्स पार्टी अब रिकॉन्सिलिएशन की तरफ क्यों जा रही है, तो ये शकूक पैदा होते हैं। वक्त कम रह गया, शुजाबाद वाली खबर करनी है। शादिया ये पसंद की शादी करने पर भाई ने मार दिया बहन को, कि उसमें ये हुआ कि एक लड़के ने शादी कर ली और वो जब ये ट्रेंड बहुत चल पड़ा है। पसंद की शादी कोई जुर्म नहीं है, हमारा इस्लाम इजाजत देता है कि पसंद की शादी की जा सकती है, लेकिन हम अभी तक अपनी सोच को नहीं बदल सके। लेकिन शादिया उसमें ये है कि ये जो हमारे यहाँ, सॉरी, ये मैं देख रहा था कि ट्रेंड ये बन गया है कि उसमें इज्जत का जो इतना गलत तस्वुर राइज कर दिया हमने किसी गैरत के नाम पर। अब किसी का बच्ची का किसी से शादी करना एक खास बलोगत के बाद, कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं गलत बात नहीं है, जुर्म नहीं है। अच्छा, उसमें भी जो फिक़ा में भी दो राइज हैं बातें, एक जी वली होना चाहिए, एक वली नहीं होना चाहिए। अब हर चीज़ पे मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है अपनी राय रखना। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने वली के बगैर शादी कर ली है तो भाई क्या उसका हल कत्ल ही है? कोई उसका लीगल आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि भाई आप उसको कर लें? तो ये मेरे ख्याल में एजुकेशन नहीं है, ये गलत तस्वर, अवेयरनेस नहीं है। औलाद की शायद उसके बाद ये कि शाजिया एक और भी बात है कि निज़ाम में सजा व जजा भी नहीं है। शायद अगर आप किसी ने कोई गलत काम की, मिसाल के तौर पे मैंने कल देखा 30 साल सजा हुई किसी को औरत के चेहरे पे तेजाब फेंकने की और उसको कुछ जुर्माना भी 10 लाख हुआ। ये मेरे ख्याल में पहली या दूसरी सजा थी। उसके बाद वो बच्ची जो पिछले दिनों वो जो इटली से आई थी जिसने खर साहब पे इल्ज़ाम लगाया था, हाँ जी, और बाद में उसको उस बेचारी को झांसा दे दिया गया, वो बाहर चली गई और जी वो केस खत्म हो। ये भी वजह है कि जुर्म बार बार इसलिए होता है कि जुर्म करने वाले ये समझते हैं वो बच जाएंगे। लेकिन शादी करना मेरे ख्याल में इनको पसंद की शादी करना जुर्म नहीं है, बिल्कुल जुर्म नहीं है। अगर शादी कर भी लिए पेरेंट्स को एतराज भी, आप नाराज हो जाए उनसे, आप उनसे ना मिलें, आप उन्हें घर से अलग कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से कत्ल करना, मेरा नहीं ख्याल, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस तरह से कत्ल करना ये मसले का हल नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कायसा, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन और इंशाल्लाह हमें समी इब्राहिम साहब भी अमेरिका से लाइव हमें मंडे से ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप हमें फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।